भैया बहनों, सुबह फीस आप ठलुआ क्लब पाठ पढ़ रहे हैं, जिसको बाबू गुलाब राय ने लिखा है। आपने कल पढ़ा था जहाँ तक कदाचित अब उसे यह ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है और यह भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। इसके आगे से पढ़ना है। यह दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नष्ट हो गया। यह तस्कीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान ना किया हो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थी। अगर कोई संतोष था तो उसकी जीवन सहचरी त्याग और तत्व में उनसे भी 2 कदम आगे थी। अर्थात सब कुछ प्रवीण महाजन का ठीक था और उनकी जो पत्नी थी वो उनसे भी महान थी। सहचरी माने पत्नी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी, माने उसको अभाव में भी प्रसन्न रहती थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकर से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया। अर्थात कभी भी प्रवीण महाजन को इस बात का आभास नहीं होने दिया कि वो गरीब हैं और उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर आधा घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम यह संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो अपने समय का नाश करते हैं? पत्नी ने पूछा। मगर इनमें से अधिकांश वही लोग हैं, प्रवीण ने कहा कि मगर इनमें से अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या तो ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मील का मजदूर हूँ। तुमने किसी मजदूर को हवा खाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं जाते। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है। अर्थात कहते हैं कि जिसके पास अभाव है, जिसे खाने पीने की व्यवस्था करनी है, वो सैर सपाटा नहीं कर सकता। उसे तो शाम और सुबह की 2 वक्त की रोटियां जुटाने में ही समय बीत जाता है। तो बताते हैं कि घूमने फिरने से कोई लाभ हमको नहीं होने वाला है। सुमित्रा निराशा से डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। अर्थात प्रवीण की बातों में घोर निराशा है। आशा जैसे समाप्त हो गई है। वो अपने आप को सबसे दीनहीन मान रहे हैं। और सुमित्रा का दिल कहता था कि इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशामय उषा की लाली भी नहीं दिखाई देती थी। अर्थात लगता था कि भले ही प्रवीण इतना निराशा की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी तपस्या एक ना एक दिन निश्चित रूप से अच्छे फल प्रदान करने वाली है। आगे की घटना है। एक दिन रईस के यहाँ कोई उत्सव है। रईस माने अमीर आदमी के यहाँ। उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है, उनको भी न्योता दिया है। आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वह इसी कल्पना में मग्न रहे, राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और वहाँ किन महानुभावों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची
जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धारणाओं की उपेक्षा उन्होंने आज उपेक्षा कर दी, क्योंकि रईसों के मनोभाव को वह आघात ना पहुंचा सकते थे। दोपहर से ही उन्होंने तैयारियां शुरू की, हजामत बनाई, साबुन से नहाया, सिर में तेल डाला, मुश्किल कपड़ों की थी मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। माने मुद्दत गुजरी माने बहुत पहले उन्होंने एक अचकन बनवाई थी, उसकी दफ़ा भी उन्हीं की दफ़ा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसा जरा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें जुखाम या सिर दर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज की थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुम व्यर्थ ही यह निमंत्रण स्वीकार किया, लिख देते मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इन फटे हालों जाना तो और भी बुरा है। प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। उन्होंने बताया कि कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, उसके गुणों से होती है। आखिर कुछ बातें तो हैं कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया, मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। माने वस्त्र किसी के भी व्यक्तित्व का पहचान कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाहें सबसे ज़्यादा कपड़ों पर ही पड़ेंगी। सरलता जरूरी अच्छी चीज़ है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आदमी फूहड़ बन जाए। भैया बहनों, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।